नारायण हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक प्रश्न कुंडली की व्याख्या करेंगे और प्रश्न कुंडली के माध्यम से रोग का विचार कैसे किया जाता है वह सीखेंगे। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल कुंडली है, अभी थोड़ा देर पहले ही मेरे पास आई थी। इसकी ही व्याख्या मैं आप सबों के सामने क्रमबद्ध तरीके से करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको यह कुंडली दिखाई पड़ रही होगी, कन्या लग्न की कुंडली है। अब सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया जाए कि भाई जो प्रश्न करता है उसके मन में प्रश्न करते समय किन बातों का विचार चल रहा था। जब भी कोई प्रश्न कुंडली आती है, ज्यादातर केसों में ऐसा होता है, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है, प्रश्न का केंद्र हमेशा सूर्य और चंद्रमा के भाव से निर्दिष्ट किया जाता है। ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सूर्य छठे भाव में है और चंद्रमा नवम भाव में है। छठा भाव होता है रोग का। जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था उस समय उसके मन में रोग से संबंधित विचार आ रहे थे, अपने स्वास्थ्य से संबंधित विचार आ रहे थे। इसके बाद नवम भाव है। नवम भाव पिता का होता है, अपने पिता से संबंधित विचार भी मन में आ रहे थे। तो जो प्रश्न कुंडली बनी उसने तुरंत अपने बारे में बतला दिया कि प्रश्नकर्ता के मन में किन बातों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इसका हमने परीक्षण किया। अब इसके बाद समझ में आ रहा है कि रोग का प्रश्न है। उन्होंने अपनी ओर से पूछा भी, भाई रोग का प्रश्न है। उसमें प्रश्न में भी जो जिस तरीके से प्रश्न किया जाता है उनमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया गया है, पहला अक्षर क्या है, समय क्या है, आसपास का माहौल क्या है, इन सब चीजों के द्वारा शकुन का भी परीक्षण किया जाता है। जो लोग सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हैं, जो इन सब चीजों को जानते हैं, वह इसका परीक्षण भी करते हैं। मैंने भी किया है, परंतु उसकी व्याख्या अभी यहाँ पर समीचीन नहीं है। केवल प्रश्न कुंडली की व्याख्या हम लोग सीखते हैं। सीखने के दृष्टिकोण से छात्रों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। प्रश्न कुंडली में जब भी रोग का प्रश्न हो, वहां पर सबसे पहले आपको यह सूत्र ध्यान में रखना है, जो गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है, वह मैं आज समूह के सामने उद्भाषित कर रहा हूं। उसके पहले भी एक दो बार किया है, केवल पर्सनली रोग पर वीडियो बना करके पहली बार आपको बतला रहा हूं। प्रश्न कुंडली में रोग का प्रश्न होने पर चार चीजें मुख्य है। पहला है रोगी, दूसरा है रोग, तीसरी है दवा और चौथा है डॉक्टर। तो रोग का विचार कहां से करेंगे, रोगी का विचार कहां से करेंगे, इसके बाद दवा औषधि का विचार कहां से करेंगे और वैद्य चिकित्सक का विचार कहां से करेंगे। यह यदि आपको ठीक प्रकार से पता है तो आप बिल्कुल रोग को पकड़ लेंगे, पहुंच जाएंगे कि भाई कहां पर रोग है, किस प्रकार का रोग है, क्या चिकित्सा है, क्या मामला है। और जो विधि मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस विधि के द्वारा अभी तक हजारों लोगों को मैंने मार्गदर्शन किया है और जो बताया है बिल्कुल 100% एग्जैक्ट वैसा ही मामला रहा है। अधिकांश मामलों में जो भी चीजें बताई गई उनको फिर जिनकी जन्म कुंडली उपलब्ध होती है वहां जाकर क्रॉस चेक भी किया है उन चीजों को। वही चीजें जैसी प्रश्न कुंडली में परिणाम दे रही थी, वह चीजें जन्म कुंडली में भी बिल्कुल वैसा ही परिणाम देती हैं। यह भी मैंने बहुत बार परीक्षण किया है। तो बहुत सारे लोग हमारे परिचित, जिनको इस प्रश्न विद्या से, मेरी प्रश्न विद्या से लाभ पहुंचा है, वह भी इसको देख रहे होंगे। बहुत लोगों को मैंने दवा बदलने के लिए कहा, बहुत लोगों को डॉक्टर बदलने के लिए कहा, बहुत लोगों को तुरंत दवा बंद करने के लिए कहा, बहुत लोगों को कुछ उपाय बताए। तो जिसको जैसा भी बताया उसको उससे तुरंत लाभ हुआ। यह प्रश्न विद्या का सामर्थ्य है। तो अब चार चीजें मैंने बताई कि इन चार चीजों पर फोकस करना है और यह चारों चीजें केंद्र भावों पर आश्रित होती हैं। दशम भाव जो है वो रोगी का होता है। दशम रोगी, दशम भाव रोगी का होता है। रोग सातवां भाव है, सप्तम भाव रोग का होता है। दशम भाव रोगी का, सातवां भाव रोग का। चौथा जो भाव है वो दवा है। चौथा भाव औषधि है। और लग्न वह चिकित्सक है, वह वैद्य है, वह डॉक्टर है। तो लग्न हो गया डॉक्टर, चौथा भाव है दवा, सप्तम भाव है रोग और दशम भाव है रोगी। इन चार बातों का ध्यान में रख करके सबसे पहले आप परीक्षण करिए। तो हम भी वही परीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई रोगी की स्थिति क्या है। देखिए दशम भाव में आइए, वहां 3 लिखा हुआ है। तो मेष वृष मिथुन, 3 अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। सामान्य ज्योतिष जानने वाले सब लोग राशि स्वामियों को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो गूगल में सर्च कर लीजिए किस राशि का स्वामी ग्रह कौन है, तो पता लग जाएगा।
तो दसम भाव में 3 लिखा है, 3 का अर्थ है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, वह बैठा है सप्तम भाव में, यानी रोग के भाव में। तात्पर्य क्या निकला? रोगी और रोग दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों एक ही व्यक्ति है। रोग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रोगी के दिनचर्या के कारण, रोगी के कुछ गलत व्यवहार के कारण, रोगी के खान पान के कारण रोग है। ये अभी ये फाइनल निष्कर्ष नहीं है, ये पहला निष्कर्ष समझ में आया। और इस निष्कर्ष से यह भी समझ में आया कि यह रोग औषधि से जाने वाला नहीं। व्यक्ति खुद ही यदि ऐसा हो, रोग और रोगी में कोई अंतर ही न रह जाए, वैसे रोग औषधि से ठीक नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप। पहले हमने रोगी को देखा, और भी देखिए तो नीच राशि में है। नीच राशि में है का मतलब उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा है। रोगी को जितना केयर मिलना चाहिए, उसको उसकी रोग से सुरक्षा के संबंध में उतना प्रॉपर केयर, उतनी प्रॉपर जानकारी, उतनी सुरक्षा, उतना देखभाल नहीं हो रहा है। ये दूसरा निष्कर्ष केवल इस बात से समझ में आता है कि भाई ये जो रोगी है यानी कि बुध, वह कहाँ है, किस स्थिति में है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। रोगी की पड़ताल चल रही है अभी, फिर आगे अन्य चीजों को भी पड़ताल करेंगे। बुध के साथ में है शुक्र और साथ में है राहु। बुध के साथ में शुक्र भी है और साथ में राहु भी है। अब इन तीनों के अंश को भी देख लीजिए, डिग्री को भी देख लीजिए। डिग्री में क्या है, शुक्र का डिग्री ज्यादा है, राहु का डिग्री कम है, और इन दोनों के बीच में बुध बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं कर्तरी योग। कर्तरी योग में फंस गया है रोगी। इधर आगे शुक्र है, जिम्मेवारियां, और पीछे राहु है, अभिचार कर्म। तो यह स्पष्ट निर्देश कर रहा है, वही सप्तम में राहु है तो लग्न में केतु होगा। यह स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि राहु के साथ में बुध है। यह स्पष्ट निर्देश करता है कि कुछ न कुछ अभिचार कर्म जातक के ऊपर किया गया है, प्रश्नकर्ता के ऊपर कुछ न कुछ अभिचार कर्म किया गया है। रोग का पता आसानी से चलेगा नहीं, चिकित्सा कराते रहेंगे, कभी दूसरी चीज की दवा चलेगी, कुछ समय बाद दवा बदल के किसी दूसरी चीज के लिए दे दी जाएगी। इस प्रकार से भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और चिकित्सा के द्वारा इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और बुध बुद्धि का भी होता है, बुध मानसिक रोगों का भी कारक होता है। तो जहां राहु बैठ जाए वहां बुद्धि खराब हो जाती है। राहु और बुध की युति जन्म कुंडली में भी यदि होती है, राहु और बुध की युति, तो वहां पर भी कुछ न कुछ मानसिक परेशानियां निकल करके आती हैं, मानसिक परेशानियां कुछ न कुछ समझ में आती हैं। तो अभी तक तो ये सब चला किसका, केवल रोगी की पड़ताल हुई है। अब दशम रोगी की बात समाप्त हो गई। रोग कौन सा भाव है? रोग है 7वां भाव। तो दशम रोगी है, रोग 7वां भाव है। अब सप्तम भाव जो रोग है वो कहाँ है? वह बैठा है 9वें भाव में। तो 9वें भाव में बैठा है, 9वां भाव होता है पिता का, कुछ हेरिडिटी से संबंधित समस्या हो सकती है। 9वां भाव होता है धर्म का, तीर्थ का, किसी तीर्थ में जाने से, किसी धार्मिक स्थान में जाने से, अथवा किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कुछ किया जा सकता है, कुछ प्रताड़ना हो सकती है, कुछ अभिचार हो सकता है, कुछ बद्दुआ हो सकती है। तो इसका संबंध वहां बन करके ये चीजें समझ में आती है कि उसका केंद्र कहाँ है, रोग का स्रोत कहाँ है, रोग का केंद्र कहाँ है। ये भी हमने ढूंढा, ये भी हमने जाना। दशम रोगी की बात हो गई, रोग सप्तम की बात हो गई। अब उस रोग को भी देखिए तो शत्रु राशि में है, शुक्र की राशि में है। तो शुक्र की राशि में बृहस्पति का बल घटता ही है, तो वहां पर भी यह समझ में आता है कि रोग आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह शुक्र की राशि में है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि जो रोग बृहस्पति जो रोग है वह बैठा है शुक्र की राशि में और शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में। मतलब दोनों तालमेल कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, रोग को बढ़ाने में छोड़ करके जाने की स्थिति में नहीं है। दोनों के बीच सामंजस्य बन गया है। दोनों के बीच मतलब किनके बीच? शरीर में जो डिजीज है उसके बीच और जो शरीर है उसके बीच ऐसा सामंजस्य बन गया है कि अब बात यह है कि शत्रु यदि घुल मिल जाए तो कैसे आप उसको पकड़ेंगे और कैसे आप उसको हटाएंगे, है ना। इसकी थोड़ी सी व्याख्या और मैं आगे भी करूंगा। अभी उस चीज पर आ रहा हूं कि कहां पर चीजें जो है हो रही है, इस योग का क्या फल होगा वो आप लोग अभी चिंतन करिए। आगे भी बताऊंगा किस तरह के योगों में किस प्रकार का रोग निकल करके आता है। फिर आगे बढ़िए, चतुर्थ भाव पर विचार करते हैं, है ना। चतुर्थ भाव क्या है? औषधि है। औषधि कहाँ है? 9वें भाव में। चिकित्सा कैसे होगी? 9वें भाव से ही चिकित्सा होगी। रोग का कारण क्या था? 9वें भाव ही कारण था। चिकित्सा कहाँ से होगी? वहीं से चिकित्सा होगी। किसी तीर्थ स्थान में जाइए, तुला दान करिए, परिक्रमा लगाइए,
जप करिए, किसी का आशीर्वाद लीजिए, जाकर के गंगा जी में स्नान करिए, अपने हाथों से कुछ दान करिए, गौ की सेवा करिए, ये सभी उपाय हैं। मतलब धार्मिक कार्यों से, किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से अथवा तीर्थाटन करने से रोग की निवृत्ति होगी, यही औषधि है। यह यहाँ पर इंगित हो रहा है, यह बात यहाँ समझ में आ रही है। इसको पुष्ट कर रहा है चंद्रमा। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा जहां बैठ जाए, चंद्रमा जिसको बल दे दे, समझिए कि वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, वही आपको समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो औषधि को चंद्रमा का बहुत बड़ा बल मिल गया, और औषधि क्या है वो बतला दिया है। अब आगे देखते हैं कि भाई डॉक्टर कैसे हैं। तो डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ है केतु लग्न में। डॉक्टर को खुद ही पता नहीं चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। वो कभी दूसरा रोग बताएगा, कुछ समय के बाद उसके पास जाया जाए तो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है दूसरा टेस्ट करा लो, दूसरा रोग है, दूसरी दवा चालू कर देगा। मतलब डॉक्टर खुद ही इस स्थिति में नहीं है कि वह निर्णय कर पाए कि कौन सी दवा देनी है, क्या चिकित्सा करनी है, किस चीज की चिकित्सा करनी है। तो जो जिस डॉक्टर से अभी चिकित्सा चल रही है, वो निर्णय देने के, ठोस निर्णय देने के, रोग का निर्णय करने के सामर्थ्य में, अवस्था में नहीं है। ये तो डॉक्टर की बात भी इसमें समझ में आती है। अब देखिए वहां पर जो मैंने बताया बृहस्पति और शुक्र इन दोनों के राशि परिवर्तन के संबंध में, ये लोग दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं और रोगी और रोग दोनों एक हो गया है। ये जो मैंने बताया कि रोगी और रोग दोनों एक हो गया है, ये सभी स्थितियां ऑटो इम्यून डिजीज को दर्शाती हैं। इसलिए मैंने आपको चिंतन करने के लिए थोड़ा समय दिया कि आप चिंतन करिए कि किस ओर इशारा कर रहा है, कहाँ बात लेकर के यह बात कहाँ जा रही है। तो जब रोगी और रोग एक हो जाए, शरीर जो है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह वायरस को, विषाणुओं को पहचानना बंद कर दे, उसको शरीर का अंग मानने लग जाए, तो लड़ेगा कैसे और शरीर को ठीक करेगा कैसे। इसी को अंग्रेजी भाषा में ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज का यहाँ पर स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ रहा है। अभिचार कर्म और किसी तीर्थ से संबंध होना, या किसी धर्म से जुड़े हुए या धर्म का ढोंग करने वाले किसी व्यक्ति की संलिप्तता इस केस में समझ में स्पष्ट रूप से आ रही है। तो अभी इसके संबंध में जो चार बातें हैं वह तो आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी और सूक्ष्मता की ओर चलते हैं। थोड़ी और सूक्ष्मता की ओर जब चलेंगे तो वहां यह कहा जाता है कि जिस भाव के संबंध में विचार किया जा रहा है वह भाव होता है कार्येश, और लग्न का स्वामी होता है लग्नेश। इन दोनों के बीच यदि इत्थशाल योग बनता हो तो कार्य होगा, होने वाला है, ऐसा समझ में आता है। अब कार्य होगा या हो चुका है, इसके लिए इत्थशाल योग हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है, लग्नेश तो बुध है और षष्ठे शनि है। इन दोनों में तेज चलता है बुध और धीरे चलता है शनि। यदि बुध शनि से पीछे है तो इत्थशाल बनेगा, और यदि बुध शनि से आगे है तो इत्थशाल बन चुका है। यहाँ पर इत्थशाल बन चुका है, इसका मतलब कि यह घटना हो चुकी है। हम इसका समय भी निकाल सकते हैं कि कब यह घटना हुई है। जब ये दोनों साथ में थे, अभी हम गणना करना शुरू करें, जब बुध शनि से पिछले अंश में था तब वह घटना हुई थी, ऐसा करके हम इसका वो भी निकाल सकते हैं। एक एप्रोप्रिएट लगभग का समय भी हम निकाल सकते हैं, किस आसपास हुआ ऐसी घटना हुई होगी, किस आसपास यह रोग प्रताड़ित करना प्रारंभ किया होगा, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। और थोड़ी और सूक्ष्मता से जाएं तो उस नक्षत्र को भी पकड़ सकते हैं कि यह रोग हुआ किस नक्षत्र में प्रारंभ है, ऐसा भी कर सकते हैं। पर वह अभी सामान्य विद्यार्थियों के लिए उतनी गहराई में जाना तुरंत भर में संभव नहीं है, इसलिए सामान्य व्याख्या के अंतर्गत ही आगे बढ़ेंगे। तो इत्थशाल योग में बता रहा था कि जब धीरे चलने वाला ग्रह पीछे होता है और तेज चलने वाला ग्रह आगे होता है तो इत्थशाल बन चुका होता है। धीरे चलने वाला आगे है, तेज चलने वाला पीछे है, तब इत्थशाल बनेगा, क्योंकि तेज चलने वाला ग्रह आके धीरे चलने वाले ग्रह को पकड़ लेगा, उसका पीछा कर लेगा, तो इत्थशाल बनेगा। यदि इत्थशाल बनेगा तो काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और यदि बन चुका है तो घटना घट चुकी है, घटना घटने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यह बात यहाँ पर इत्थशाल योग से भी समझ में आती है, यह बात इत्थशाल योग से भी निकल करके आती है। इसके बाद देखिए छठे भाव का स्वामी शनि अस्त हो गया है सूर्य के साथ, तो वह भी स्पष्ट रूप से निर्देश करता है कि यहाँ पर रोग जो है बहुत गंभीर है, और शनि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो ज्यादा जो है पीड़ाएं प्रदान करता है। और यहाँ पर बुध और राहु की जहाँ पर युति होती है वहां पर
समस्या किस चीज से संबंधित होती है? न्यूरॉन्स से संबंधित समस्या होती है। तो न्यूरॉन्स से संबंधित समस्याएं होंगी और रोग का जो मुख्य केंद्र होगा वह मांस में होगा। रोग हड्डी में नहीं है, रोग चर्म में नहीं है, रोग रक्त में नहीं है, रोग वसा में नहीं है, रोग मज्जा में, मांस का जो क्षेत्र है शरीर में, मांसल भाग जो है वह रोग का मुख्य केंद्र है। उनमें विषाणुओं की विषाक्तता ज्यादा है। यह सभी निष्कर्ष इस प्रश्न कुंडली से समझ में आ रहे हैं और इसमें उपायों में प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए, गिलोय इत्यादि का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा मेडिकल साइंस के सहारे तो इसका इलाज नहीं हो सकता है, यह बात समझना चाहिए। तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, यज्ञ दान जप इत्यादि जो धार्मिक क्रियाएं हैं वह करना चाहिए। इस प्रकार से इस रोग से बाहर निकला जा सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज का यह बहुत अच्छा उदाहरण था और इसके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, कभी कभी आते हैं। इसलिए मैंने आपको लक्षण के साथ, योग के साथ, सूत्रों के साथ, नियमों के साथ इसको बतलाने का प्रयास किया है। आशा है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे कि भाई प्रश्न कुंडली से रोग का विचार किस प्रकार से किया जाता है। यदि इसका ठीक से आप अभ्यास कर लें, थोड़ी सी भी यदि आप ईश्वर की कृपा पात्र हैं, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आपके ऊपर किंचित लेश मात्र भी यदि हो, तो निश्चय ही आप उस कारण तक पहुंच जाएंगे और रोग का कारण क्या है, या रोगी की स्थिति क्या है, या वैद्य की स्थिति क्या है, या दवा की स्थिति क्या है, बिल्कुल आप हूबहू ऐसा बता देंगे जैसा उस व्यक्ति को जानना चाहिए। जो बात उसके चिकित्सक को पता नहीं है, जो बात उस रोगी को पता नहीं है, जो हजारों लाखों करोड़ों के टेस्ट कराकर पता नहीं चलते हैं, वो सब बात प्रश्न कुंडली से बहुत आराम से पूरे विश्वास के साथ बताया जा सकता है। अभी 15 दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में किसी एक छात्रा का स्वास्थ्य जब खराब हुआ था, तो जैसे ही मुझे जानकारी हुई वैसे ही मैंने प्रश्न कुंडली बना करके देखा और प्रश्न कुंडली में समझ में आया कि उसको कुछ हुआ नहीं है, कोई रोग निकल करके नहीं आएगा। फिर मैंने उनसे संपर्क किया, क्योंकि वो कक्षा में आई नहीं थी, तो मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा स्वास्थ्य खराब हो गया है, डॉक्टर के पास है। मैं तुरंत उनके गया और मैंने कहा कि प्रश्न कुंडली देख लिया हो, चिंता की बात नहीं है, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं निकलेगा, घबराए बिना जो डॉक्टर कह रहा है सो करिए। अपनी तसल्ली के लिए आप जांच पाँच कराना, जो भी कराना हो तो कराइए और आइए। तो लगभग 2 बजे मैं उनसे मिला था और शाम में 7 बजे जब जांच वाच सब पूरा हो गया, कहीं रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। ये अभी 10 से 15 दिन पहले की घटना है और ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं। यह प्रश्न विद्या का सामर्थ्य है और इसमें और भी बड़े स्तर पर प्रश्न इत्यादि किए जाते हैं, उनका उत्तर ढूंढा जाता है। और अष्टमंगल विधि प्रश्नों की बहुत शास्त्रीय और बहुत सुदृढ़ परंपरा वाली विधि है, जिसका कर्नाटक के क्षेत्र में मलयालम जो लोग मलयाली लोग हैं उनके क्षेत्र में और केरल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत अच्छे विद्वान इसके परंपरागत प्राप्त होते हैं। पर एक बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं ज्योतिष शास्त्र में भी, प्रश्न विद्याओं में अथवा तंत्र की विद्याओं में, वहाँ जहाँ पर केवल गुरु परंपरा से विद्या को सीखा जा सकता है। यह भी जो मैंने प्रश्न विद्या का प्रयोग करके आपको बताया है, यह भी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो निश्चय ही आप इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आगे जो अच्छे ज्योतिष के साधक और दृष्टा इसको देख रहे हैं उनको सीखने को मिला होगा और आगे वह समाज को अपनी इस विद्या से इसका अभ्यास करके लोगों को लाभान्वित करेंगे। इसी आशा के साथ किसी नए वीडियो में अवश्य मिलेंगे, यह कहकर वाणी को विराम देता हूँ। आपका यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से और भी कुछ उदाहरण कुंडलियों की व्याख्या इस प्रकार से कराना चाहते हैं तो अवश्य ही आप विषय बताएंगे। यथा समय मैं प्रयास करूंगा कि उस विषय से संबंधित चीजों को प्रैक्टिकली घटा करके क्रमबद्ध तरीके से उन पर विचार करके आपको आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। श्रीमते रामचंद्राय नमः।